एक लेक्चर पीछे हो गया क्योंकि लास्ट लेक्चर शुरू में टाइम कुछ और दिया गया था, उसकी वजह से हमने प्लान किया था हो जाएगा, फिर टाइम उन्होंने चेंज किया था, फिर लास्ट लेक्चर हो नहीं पाया था तुम्हारे बैच में, यानी कल वाला लेक्चर नहीं हो पाया था। तो आज की डेट लगाओगे, लेक्चर नंबर 22 करंट इलेक्ट्रिसिटी में 6 लेक्चर। तो इस लेक्चर को बिल्कुल अलग ही रख दिया है, मतलब इसका बाकी से कोई लिंक नहीं है, ये इंडिविजुअल अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। आज शुरू होगा, आज खत्म हो जाएगा। थर्मल इफेक्ट कह लो या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, I think is heating effect of current. जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं, जो भी कुछ उसका रेजिस्टेंस है जो कि नॉन जीरो है, उस रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस की वजह से वो करंट को अपोज करता है, तो उसमें कुछ हीट डेवलप हो जाती है, और वो जो हीट डेवलप होती है उसको जूल ने नापा और उसके बेसिस पर उसने जूल्स लॉ दिया। हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है जूल्स लॉ, सब है जूल्स लॉ। इसमें डैश लगा के तुम लिख सकते हो। When current I is passed through a resistance, current I is passed through a resistance capital R, through a resistance capital R, then the heat developed in it, is given as H proportional I square R T. Proportional का साइन जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, that constant is K times I square R T. यहाँ पर ये K की वैल्यू 1 हो जाती है अगर हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं। तो अगर तुमने ऐसा यूनिट को इस्तेमाल किया तो K की वैल्यू 1 होगी, तो H हो गया सीधे I स्क्वायर RT। इसके दो फॉर्मेट और लिख सकते हैं, I इंटू R को V लिखेंगे तो VIT, I की जगह V बाई R लिख देंगे तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ऐसा यूनिट जूल। आल्सो एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको कहता हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ये होगा पावर और टाइम का प्रोडक्ट P इंटू T। वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड का दूसरा नाम जूल, क्योंकि वाट होता है जूल पर सेकेंड। अदर यूनिट एटॉमिक फिजिक्स में जब जाओगे तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता हूं तो जितनी एनर्जी वो एक्वायर कर लेता है उस एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 जूल।
फिर एक यूनिट है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ किलोवाट आवर पावर की यूनिट है या एनर्जी की। तो बच्चे कुछ जल्दबाजी करते हैं, उनसे जल्दबाजी में एक गलती होती है, किलोवाट सुनते उनके मन में आता है पावर, तो इंट्यूशन बेस्ड वो बोल देते हैं पावर। पर तुम्हें समझना है किलोवाट यहां तक है और टाइम मल्टीप्लाई हो गया आर, किलोवाट आर, जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। बिजली के मीटर की जो रीडिंग जाती है हमारे घर से वो किस में जाती है? किलोवाट आवर। तो वो किसको नापते हैं? बिजली के मीटर से पावर को नापते हैं कि एनर्जी को नापते हैं? एनर्जी को नापते हैं, एनर्जी का कंजम्पशन। 1 छोटा के बड़ा W, H छोटा या बड़ा कोई भी चलेगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, किलो को कन्वर्ट किया 10 की पावर 3, वाट को कन्वर्ट किया जूल पर सेकेंड, आर को कन्वर्ट किया 60 into 60, so it becomes 3.6 into 10 power 6 जूल। ये रिलेशन 1 किलोवाट आवर है जूल। ये कुछ डेफिनेशन से कुछ फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हमें आज सीखना है। इलेक्ट्रिक पावर सिंबल इज P। मैकेनिक्स में जब पावर को तुमने पढ़ा था, पावर थी रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, इसको हमने नाम दिया था पावर। पावर की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और थी, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, F डॉट V। तो वो जो F डॉट V वाली डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी में तो एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, वहां एप्लीकेबल है, वहां उसको यूज करेंगे। अभी बची हुई 3 डेफिनेशंस हम यूज करेंगे। तो तुम लिख सकते हो इट मे बी डिफाइंड एज, कई तरीके हो सकते हैं डेफिनेशन बनाने के, उनमें से कुछ तरीके ये हैं। इट मे बी डिफाइंड एज डैश, फर्स्ट rate of doing electric work, rate of doing electric work। तो P हो गया W by T, W को हमने नापा जूल में, तो जूल पर सेकेंड है वाट, ऐसा यूनिट वाट। W को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V into Q अपॉन T। जो लेटेस्ट पेपर हुआ, आगे जो तुमने सिलेबस पढ़ लिया उसमें जो क्वेश्चंस आए ना, अजमेर रीजन में अलग है, पूरे सिलेबस को यानी पूरी किताब को 8 पेपर में डिवाइड किया गया। तो किसी पेपर में उसका कुछ हिस्सा आया, किसी पेपर में उसका कुछ और हिस्सा आया। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि उन्हीं 8 पेपर के जो 8 रीजन के 8 पेपर थे पिछले साल के, उनको इधर उधर क्वेश्चंस को घुमाया गया। यानी प्रीवियस 10 इयर्स किसी भी काम के नहीं थे जो पहले तुमको कहा। बच्चों को मैंने खाली क्या करवाया, बस लास्ट ईयर के, मैंने कहा बस तुम 2008 के जो 2015 के जो 8 रीजन के पेपर है वो करके जाओ, और पूरा पेपर उसी में से घुमा के सप्लीमेंट्री को और शामिल किया हमने। सप्लीमेंट्री 2015 का पेपर कंपार्टमेंट वाला, तो सारा पेपर उसी में से आ गया। बहुत अच्छा फीडबैक रहा जितने भी यहाँ पे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स थे, प्लस इवन कई जानकारी और नहीं आगे आई कि रेजोनेंस इंस्टीट्यूट के कई बच्चे तुम्हारे साथ क्लास कर रहे थे, यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन के किस तरह से वो एंट्री ले लेते हैं। वो पता चला एग्जामिनेशन सेंटर पे बात कर रहे थे जाके कि विवेक तापड़िया सर की क्लास हम वहाँ करते थे, अब 65 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 70। तो वो भी पता चला। वो जो गैस पेपर था, अगेन इट इज सक्सेसफुल, 10th ईयर 10वां साल है उसका, 2006 में बनाया था मैंने, है ना, अभी भी लगा हुआ है। 2006 में वो गैस पेपर बनाया था, और जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड का पेपर आ जाए, उसका फीडबैक फिर से आ जाएगा 10वें साल का। अभी तक
कि मैक्सिमम जो है उस गैस पेपर से, और जिनकी भी पास होने की इच्छा होती है वो तो पास हो ही जाते हैं खाली गैस पेपर करके लास्ट में। कई बच्चे बोलते हैं सर हमको 30 नंबर चाहिए, हमको 24 नंबर चाहिए, तो ठीक है, गैस पेपर में से 28 नंबर तो मिनिमम बैठते हैं। इस बार काफी अच्छा बैठा है, तुम चाहो तो मैच करा सकते हो, क्योंकि वो अभी तो बनाया नहीं है, मैंने 3 महीने पहले से लगा दिया था। हर साल एक आध लाइन चेंज करता हूँ, बस एक आध लाइन को इसमें से कुछ जो ऑब्सलीट हो जाता है, कुछ जो नया जुड़ जाता है, बस ज्यादा मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है। इवन ईयर चेंज करना भी भूल गया था मैं, तो उसमें 2015 लिखा हुआ है गैस पेपर फॉर 2015, और वही गैस पेपर 2016 में ना केवल सीबीएसई आरपीएससी के लिए भी एप्लीकेबल। तो तुम देखो उसमें से ऐसे के ऐसे लाइन से क्वेश्चन बैठ गए, मिल गए, तो बच्चों को मजा आ गया, बोले सर गैस पेपर में से आ गया था। पर अगर 90 प्लस लाने हैं तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी। तो रेगुलर जो बच्चे क्लास में रहते हैं, बोर्ड क्लास में रहते हैं, वो आराम से 95, अगर किसी के 97 आ रहे हैं सपोज, तो मेरा मानना है कि ठीक है 100 है वो रीजन, प्लस माइनस 5% मैटर करता है ना। कॉपी चेक करने वाले का उस टाइम मूड किया था, उसने कॉपी कैसे चेक की, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी थी एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो 100 बोल रहे हैं, अगर 100 आउट ऑफ 100 और 95 भी आ गए तो ओके है, ठीक है। 95 से 100 के बीच कुछ भी आ रहे हैं तो उसको मैं तो 100 ही मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं A1 के जो पूरे दावा कर रहे हैं, 3 बच्चे तो मैं मिल चुका हूँ, बोले 100 आउट ऑफ 100 है हमारे, एक भी गलती हमने की नहीं, 100 में से 100। अब देखते हैं रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आएगा तो अब शेयर करके तुम्हारे साथ कितने बच्चे 100 लाए, क्योंकि अभी तक फिजिक्स में एग्जैक्ट 100 सुनने को बहुत कम मिलते हैं। केमिस्ट्री में मिल जाएंगे, मैथ्स में मिल जाएंगे, फिजिक्स में 99 पे जाके गाड़ी अटकती है, 99। तो रिजल्ट आएगा तब शेयर करूंगा। तो जो तुम्हारे पोर्शन से क्वेश्चन आए उसमें इनडायरेक्टनेस और बढ़ा दी उन्होंने, जैसे रेजिस्टिविटी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल 2 नंबर में, और उसमें 3 फॉर्मूले काम आ रहे हैं रेजिस्टिविटी, एक फॉर्मूले से काम नहीं चल रहा। वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तुमको, आज लेके नहीं आया पेपर लेके आऊंगा, करवा दूंगा। तो रेजिस्टिविटी के 3 फॉर्मूले लगे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, ड्रिफ्ट स्पीड और ये करंट का रिलेशन, 3 फॉर्मूले लगे जो तुमने सीखा है। यदि तुम्हारे पास कहीं से मिले पेपर तो तुम ट्राई मार सकते हो उसको, तुम कर पाओगे क्वेश्चन। ड्रिफ्ट मोबिलिटी पे आया क्वेश्चन, वो तुम्हें जो बोला था डिफाइन मोबिलिटी, बस गिव इट ऐसा यूनिट के बजाय उन्होंने चेंज करके राइट इट्स रिलेशन विद रिलैक्सेशन टाइम, टॉ के साथ रिलैक्सेशन टाइम के साथ उसका रिलेशन लिखो। तो तुम जानते हो म्यू इक्वल टू E/m टाइम्स टॉ, ये क्वेश्चन है। अच्छा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कौन सा है, तुम्हें याद हो तो टेस्ट पेपर में एक ग्राफ बनवाया था तुमसे 2 नंबर में, जहां तक बच्चों ने 3 अलग-अलग केस ड्रॉ कर दिए थे, तीनों केस कंबाइन करके बनाने थे, वो ग्राफ आया। प्लस उस ग्राफ वाला जो डेरिवेशन था वो आया ऐसा कैसा। डेरिवेशन में कौन सा वाला, वो डेरिवेशन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल, वो डेरिवेशन ऐसा कैसा है। तो तुम्हें याद हो तो मैंने लिखा है 3 केस उसमें, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ऑन द स्फीयर के लिए तुम्हें लिखा था नॉट इन सिलेबस, स्टार विद बॉक्स। तुम देखोगे उस पेपर में जो क्वेश्चन है ऑन द स्फीयर वाला पार्ट नहीं पूछा है, 2 ही पार्ट पूछे हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड, क्योंकि ऑन द स्फीयर क्या है सिलेबस में नहीं है। तो एग्जैक्टली तुम मैच करा सकते हो जो कुछ तुमने पढ़ा है। और हम ऐसा भी नहीं करते कि कोई सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, एक एक चीज तुम्हारे रजिस्टर में मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि खाली राजस्थान रीजन के पेपर से बैठा हो। पटना की रिपोर्ट आ गई, पटना रीजन, पंचकुला, दिल्ली, सारे पेपर
सारे के सारे नोट्स के अंदर से। रीजन ये ना कि सब कुछ है तुम्हारे नोट्स में, पूरी बुक में। तो पेपर बनाने वाला कहीं से भी बनाए, आना तो किस में से, इसी में से आना। तो W को लिखते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज, Q by T को लिखेंगे करंट I। तो फॉर्मूले का फॉर्मेट हो गया V यूनिट। अगर पूरा लिखना है तो ये तरीका है, और ज्यादा एफिशिएंट वे, क्योंकि जेम्स वॉट के नाम पर है वॉट। दूसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा फॉर्मेट लिखने के लिए मैं इसको E by T लिखता हूं। E को लिख सकता हूं V स्क्वायर बाय R इंटू T अपॉन T। तो ये दूसरा फॉर्मेट मिल गया पावर के फॉर्मूले का, V स्क्वायर बाय R। थर्ड डेफिनेशन, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, P हो गया H by T। It becomes I square RT upon T. It becomes I square R. Watt. अब हमें इन सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखना है, हाउ टू यूज देम। एक और फॉर्मूला शामिल करेंगे, Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, जिनको सबको मिलाकर उनका यूज हम सीखेंगे। पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, आगे का पूरा डिस्कशन न्यूमेरिकल बेस्ड है। अच्छा, तुम्हारे पास भी फीडबैक होंगे, है ना, जो पेपर हुआ कि पेपर मुश्किल था, आसान था, कैसा था। ऐसे बच्चों का फीडबैक जो यहाँ LN पे बोर्ड क्लासेस नहीं करते थे, उनका फीडबैक भी होगा। तो पेपर मुश्किल था, सप्लीमेंट्री आ रही है या पास होने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसा कोई फीडबैक? यानी सब तरह का फीडबैक होता है, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स। रिपीटर्स का फीडबैक है ना, लीडर वाले स्टूडेंट्स का भी फीडबैक है। लास्ट ईयर में तैयार किया था, अब उनका फीडबैक डबल होता है, बोलते पिछले साल तो पेपर ऐसा था, इस साल तो पेपर ऐसा आया, ये भी बोलते हैं। तो सबसे सुनना चाहिए। मेरे को कैसे पता चला वो रेजोनेंस वाली बात? हमारे मतलब सुनना सबसे चाहिए। हमारे नीचे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हुई, उसकी मम्मी वो रहती है साथ में, भाभी जी, तो वो गई थी अपने बच्चों को छोड़ने डीएवी स्कूल में एग्जाम में। तो वहाँ बच्चे बात कर रहे थे, तो उन्होंने फीडबैक दिया, उन्होंने बोला कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे वहाँ पे। तो आप पता चला कि हाँ, यहाँ पर बच्चे दूसरे भी आकर बैठ जाते हैं, यानी हमें सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी होगी। एक बात और, वो जो ग्रुप्स बनाए थे वो अब मैं कल से उन पे मैटर भेजना शुरू करूंगा, जो भी डिटेल्स है, जैसे सिलेबस की डिटेल्स, समरी, डीआरएस होती है, डीआरएस शॉर्ट फॉर्म होने में डेली रिवीजन शीट, जो कुछ हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस छोटे छोटे, तो भेजना मैं शुरू करूंगा। तो अभी तक मैंने तुम्हें जो नंबर बताया था, मैंने दूसरा नंबर बताया था, रीजन पहला फोन ओवरलोडेड था, मैंने उसको खाली कर दिया है। अब अगर कोई कुछ भेज रहा है तो मेरा जो पुराना नंबर है, एक ही नंबर, उसी पर सारा कम्युनिकेशन होगा।
जो भी तुमको बातचीत करनी है, मैसेज भेजना है। लैब में लिखा हुआ है, तो मैं नया नंबर यूज नहीं करूंगा। व्हाट्सएप पे जो भी कम्युनिकेशन करना है इस पे होगा। एसएमएस में तुम कोई सा भी नंबर यूज कर सकते हो, दोनों सिम मैंने एक ही फोन में डाल दी ना, फोन चेंज कर लिया है, जिसमें ज्यादा रैम है वो वाला फोन। हालांकि वो काफी सस्ता फोन है पर उसकी एबिलिटी ज्यादा है। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। तो फाइनली और जो बच्चे यूज कर रहे हैं, चाहे उनके मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, जो भी जहां तक उनकी पहुंच है, जिसमें मटेरियल उन तक पहुंच जाए, तो वो तुम जिनकी पहुंच में है ना, वो नंबर, उस नंबर से तुम इस पे जुड़ सकते हो, एसएमएस भेज के या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। और तुम्हें अगर व्हाट्सएप पे भेजना है तो वो आई कार्ड का फोटो खींच के भेजना होगा। और वन वे कम्युनिकेशन है, तुम कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हो। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है वो इंडिविजुअली पूछो। ग्रुप में तुम कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते। ग्रुप में सिर्फ जो भी लिखना होगा मैं लिखूंगा, जो भी भेजना होगा मेरी तरफ से मैं भेज दूंगा। वो सारी चीजें जो लोग व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं वो कहां से देखेंगे? फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब में कंप्यूटर पे अवेलेबल रहेंगी। जो भी सारी चीजें मैं वहां दूंगा वो कंप्यूटर पे अवेलेबल रहेंगी। प्लस ये जो डीआरएस है ये छाप के हम लगाएंगे नोटिस बोर्ड पे, तो वहां से तुम देख सकते हो, अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हो उसकी, डेली रिवीजन शीट, और वो क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास वो नेट यूज नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास सारे मोड है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के सारे मोड अवेलेबल है। तो धीरे धीरे तुम देखोगे नोटिस बोर्ड पे हम ये लगाएंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज होंगी। मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कुछ 3-4 क्वेश्चन सीरीज में जुड़े हुए एक दूसरे से, बल्ब से रिलेटेड। हालांकि बल्ब ऑब्सोलीट होता जा रहा है। बल्ब जिसकी बात कर रहे हैं वो फिलामेंट बल्ब, जिसमें हीटिंग एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। टर्मिनोलॉजी पे गौर करो। जो गर्म होकर रोशनी देता है उसको क्या बोलते हैं? इनकैंडेसेंट। और जो ठंडी रोशनी देता है उसको कैंडेसेंट। जो कैंडल की तरह रोशनी देता है गर्म होकर उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। और जो कैंडल की तरह नहीं देता उसको, तो ये ट्यूबलाइट कैसी है? कैंडेसेंट। चंद्रमा कैंडेसेंट और सन इनकैंडेसेंट। तो हम बात कर रहे हैं फिलामेंट बल्ब की। तो क्वेश्चन लिखोगे, 2 bulbs are marked with, उन पे मार्किंग लगी हुई है, 2 bulbs are marked with। बल्ब जब बाजार में खरीदने जाते हो तो वाटेज के हिसाब से आता है बल्ब, कितनी पावर, 40 वाट। फिर उसका एक स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है, किसी में 220 लिखा होता है, किसी में 230, किसी बल्ब पे 240 भी लिखा होता है। अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि 220, 30 या 40, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं हायर वोल्टेज रेटिंग वाला, ये सोचकर कि अगर वोल्टेज हाई भी आ गई तो फ्यूज नहीं होगा। इसमें इनोवेशन ये हुआ था, इनोवेटिव आइडिया लोगों ने लगाया था, लोकली मैन्युफैक्चर किए थे कंपनी ने ऐसे बल्ब जिसमें 2 फिलामेंट होते थे। एक साइड एक फिलामेंट फ्यूज हो जाता है, उसको घुमा दो, अब दूसरा फिलामेंट वर्किंग में आ जाएगा। तो 2 फिलामेंट वाला बल्ब भी मार्केट में आया था किसी टाइम पर। उसमें पीछे जो कांटेक्ट है ना, 2 नहीं 4 कांटेक्ट होते थे। तो एक बार में 2 कांटेक्ट काम में आएंगे, फिर घुमा दोगे तो बचे हुए 2 कांटेक्ट काम में आएंगे। तो एक फ्यूज भी हो जाए तो दूसरा यूज कर सकते हैं। 40 watt to 20 volt and 100 watt to 20 volt. First up, find the resistances of their filaments. सारे पंखे एक पॉइंट कम करो, बहुत आवाज करो। Find the resistances of their filaments.
इनके फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालो। अभी तुमको तय करना है फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। तरीका ये होता है, वी नो दैट R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो जो 40 वाट का बल्ब है R 40 हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 40। कैलकुलेशन करने पर 1210 ओम। 100 वाट के लिए पता करोगे, V स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन 100, 22 का स्क्वायर होता है 484। यहां से जो कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में बैठाना है वो ये, जैसे जैसे वॉटेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इनवर्स रिलेशन R एंड P फॉर कांस्टेंट वोल्टेज। तो तुमसे सवाल पूछा जाता है, हीटर है, हीटर में जो हीटिंग कॉइल होती है 1 किलोवाट की, 1000 वाट। तो 1000 वाट का हीटर है और 100 वाट का बल्ब है। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? 100 वाट का बल्ब। पावर कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। उसका रीजन सिंपल सा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फॉर्मूले का कौन सा वाला फॉर्मेट देखेंगे हम? यही वाला देखेंगे। पावर कम हो जाएगी, उसमें हीट भी कम डेवलप होगी। सेकेंड क्वेश्चन लिखोगे, इन्हीं बल्ब पर बेस्ड है, इन्हीं बल्ब की बात आगे बढ़ा रहे हैं। If the above two bulbs are connected in dash, first series, second parallel, with a supply of 220 volt, 220 वोल्ट दिया हमने, with a supply of 220 volt, full stop। then which of them, इनमें से कौन सा, then which of them glows brighter, ज्यादा रोशनी कौन सा देगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, दो पार्ट में क्वेश्चन के, दोनों को जोड़ा सीरीज में तो कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा? दोनों को जोड़ा पैरेलल में तो कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा? सीरीज में दो बल्ब में 40 वाट और 100 वाट, कौन से बल्ब में ज्यादा रोशनी निकलेगी? जिसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसमें ज्यादा रोशनी निकलेगी। तो ज्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगी? सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट की वोल्टेज, करंट सेम रहता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हीट डेवलप के लिए? दोनों बल्ब में करंट सेम, टाइम भी दोनों के लिए सेम, तो हीट उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी जिसका R ज्यादा होगा। हमें पता है 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 100 वाट के बल्ब से ज्यादा है, 1210 ओम। सो 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देगा कंपेयर टू 100 वाट। तो प्रैक्टिकली ये देख सकते हो, फिजिक्स लैब में अरेंजमेंट हमने बना के लगा रखा है। वहां तुम इन बल्ब्स को जला के देख सकते हो, सीरीज में, पैरेलल में। पैरेलल में तो घर में होता ही है कॉम्बिनेशन, फिर भी हमने बना रखा है। अगर तुमने सीरीज में 3 बल्ब लगाए, एक 0 वाट पहले बोला करते थे, उसको होता कितने वाट का? 15। 0 वाट क्यों कहते थे? क्योंकि पुराने वाले जो मीटर होते थे चक्री वाले, एडी करंट्स पर बेस्ड होते हैं। वो मीटर भी लगा रखा है लैब में, उसको भी डिस्कस करेंगे जब एडी करंट्स पढ़ेंगे। हम नाम फैमिलियर लग रहा होगा ना, एडी करंट्स सुना हुआ है? जब पढ़ेंगे तब तक काफी फैमिलियर हो जाओगे। तो एडी करंट्स पर बेस्ड वो जो मीटर होता था 15 वाट पावर कंजम्पशन पर
हिलता ही नहीं था, घूमता ही नहीं था, रीडिंग ही नहीं देता था, तो हम क्या कहते थे 0 वाट का बल्ब। क्यों? कोई पावर कंज्यूम नहीं दिखा रहा है, मीटर नहीं दिखा रहा है, पावर तो कंज्यूम हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पर मीटर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, तो बोलते थे 0 वाट का बल्ब। एक्चुअल में होता था 15 वाट। अभी तो आज का जो मीटर है वो तो तुम मोबाइल चार्जर लगाओगे उसमें भी चलेगा। सेंसिटिविटी बढ़ा दी गई। तो अगर तुमने 15 वाट, 40 वाट, 100 वाट इन तीनों को सीरीज में लगाया, स्विच ऑन किया, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? विजुअलाइज करो, जो 15 वाट वाला बल्ब है वो तो लगभग पूरी रोशनी से जलता हुआ दिखेगा, पर जो 100 वाट वाला है उसका फिलामेंट सिर्फ रेड हॉट होगा, अगरबत्ती की जैसे दिखेगा, बस रेड हॉट होगा फिलामेंट, उससे ज्यादा कुछ नहीं, रोशनी कुछ नहीं निकल पाएगी। और पैरेलल में क्या कंसेप्ट है? पैरेलल में तो हम जानते हैं, घर में पैरेलल तो है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वोल्टेज कांस्टेंट, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v²/r इनटू t, जिसका r कम होगा उसमें हीट ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं H100 ग्रेटर देन H40। जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करो, पूछो, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आगे के 2 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कंसेप्ट वही है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हमारे पास एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक से ज्यादा फॉर्मूले होते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटीज कांस्टेंट होते हैं। तो सीरीज में करंट कांस्टेंट है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट। ये 2 क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, अगला सवाल। वापस से यही 2 बल्ब है, अब की बार 440 वोल्ट दे रहे हैं, 440 वोल्ट। कुछ फैमिलियर साउंड कर रहे हैं, कहां पर आता है 440? इंडस्ट्री। एक होती है डोमेस्टिक सप्लाई, घरेलू, यहां आ रहा है 220। फिर इंडस्ट्रियल एरिया में चल जाओगे, वहां हैवी मशीनरी होती है, उनको चलाने के लिए 440 इंडस्ट्रियल सप्लाई। तो लिखोगे इफ the above two bulbs are connected in first series, second parallel with a supply of 440 volt, with a supply of 440 volt, then find which of them get fused, क्वेश्चन मार्क। कौन सा फ्यूज हो जाएगा? सीरीज में कौन सा, पैरेलल में कौन सा? तो सीरीज का कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। सीरीज में जैसे कोई एक बल्ब फ्यूज होगा, सप्लाई ठप, अब बाकी बल्ब तो क्या है, उसको करंट ही नहीं मिल रही, तो वो तो बच गया। तो सीरीज में कभी भी दोनों फ्यूज नहीं होंगे, हमेशा एक ही फ्यूज होगा। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब हम वो सीरीज बनाते थे, लाइटिंग वाली सीरीज, तो मान लो एक बल्ब 6 वोल्ट सह सकता है, बाजार में मिलता है 6 वोल्ट का बल्ब, तो बताओ 220 वोल्ट के लिए कितने बल्ब सीरीज में लगाएं? तो थोड़ा आसान कर देता हूं, सपोज 240 के लिए डिजाइन कर रहा हूं, तो 240 के लिए कितने बल्ब सीरीज में लगाएं? 40, 6 हो जाए 24। तो मान लो 40 बल्ब की जगह तुमने 39 बल्ब लगाए, गिनने में गलती होगी, ऑन किया, तो जो बल्ब कमजोर पड़ रहा होगा, जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा फिलामेंट का, वो तेज जल के फ्यूज हो जाता है, सफेद पड़ जाता है। और जैसे एक बल्ब फ्यूज हुआ, बाकी सारी सप्लाई अब और कोई बल्ब को कोई डैमेज नहीं होगा। तो सीरीज में जब भी फ्यूज होता था सिर्फ एक बल्ब फ्यूज होता, तो सीरीज में एक ही फ्यूज होगा। तो सीरीज में कौन सा फ्यूज होगा जो ज्यादा रोशनी देगा, जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप 220 से ज्यादा हो जाएगा?
तो ज्यादा रोशनी कौन सा दे रहा है? सीरीज में कम वाटेज वाला 40 वाट, तो सीरीज में कौन सा फ्यूज हो जाएगा? 40 वाट। तो आंसर है इन सीरीज 40 वाट बल्ब गेट फ्यूज। पैरेलल में तुम बताओ? बोथ, क्योंकि दोनों सह सकते हैं 220 और आ रहा है 440। बोथ ऑफ देम गेट फ्यूज। जिसको नहीं समझ में आया पूछो। समझ में आ गया तो फिर अगला सवाल। So next question is, if two identical bulbs, दो एक जैसे बल्ब हैं, if two identical bulbs marked with, जिन पे मार्किंग लगी हुई है, $100 oblique 220 volt are connected in, इनको जोड़ा are connected in dash, first series, second parallel, with a supply of 440 volt, 440 दिया, फिर से supply of 440 volt, comma, then same language, which of them get fused? फिर से तुमको बताना है सीरीज में कौन सा फ्यूज हो जाएगा, पैरेलल में कौन सा फ्यूज हो जाएगा। अब की बार दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, दोनों ही 100 वाट के। तो पहले पैरेलल वाला जवाब दो। पैरेलल में क्या लगता है? दोनों, किसी को डाउट? सबको क्लियर है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे पैरेलल। अब सीरीज के बात ठीक है। दो तरह के जवाब मेरे पास आए, जैसे हमने सुना, कोई सा भी है और कोई भी नहीं। ठीक है, ये दो जवाब आ गए। कितने बच्चे कोई भी फ्यूज नहीं होगा इसके फेवर में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, नुकसान नहीं होगा? ओके, तो तुम सही सोच रहे हो, एक भी फ्यूज नहीं होगा। रीजन बिहाइंड, दोनों आइडेंटिकल हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया 440, दोनों पे बराबर बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 220 220, और 220 वोल्ट सहने के लिए वो डिजाइन है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है पहले क्यों फ्यूज हो गए थे पिछले क्वेश्चन में, तो क्लियर कर रहा हूं मैं, वहां दोनों पर इक्वल ड्रॉप नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग था, करंट दोनों में सेम, इस पर ज्यादा ड्रॉप हो रहा था IR, क्योंकि R ज्यादा, इस पर कम ड्रॉप हो रहा था, तो इस पे 220 से ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, इस पे 220 से कम, तो ये वाला फ्यूज हो गया। यहां पर दोनों पर बराबर हो रहा है, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप, और 220 ड्रॉप अगर होता है तो वो तो पूरी रोशनी देगा, फ्यूज नहीं होगा। तो सीरीज का जवाब है नाइदर ऑफ देम, पैरेलल का जवाब है बोथ ऑफ देम। अब जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो हाथों को, अगर बल्ब के बारे में इतना जानते हो तो सफिशिएंट है। क्लियर? पूछ लो जिसको नहीं आया। सबको आ गया? बल्ब फ्यूज क्यों होता है? बल्ब दो कारण होते हैं फ्यूज होने के। किस बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? जो बिल्कुल अभी नया खरीद के लाए हो, या जो 6 महीने से तुम्हारे घर में चल रहा है, या जो पिछले 6 साल से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो जवाब है जो बिल्कुल नया खरीद के लाए हैं उसकी भी, और जो पिछले 6 साल से चल रहा है उसकी, दोनों की फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी किसके कंपैरिजन में? जो 6 महीने से चल रहा है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। रीजन, जो बहुत पुराना हो जाता है टाइम के साथ बल्ब का फिलामेंट इवोपरेट होता है, इवोपरेट होकर बल्ब की दीवार पे जमता है, इसलिए बल्ब की दीवारें काली हो जाती है। शुरू में बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, बाद में कम देने लगता है। तो जब हम ऑन करते हैं बल्ब को, ऑफ करते हैं, अगर तुम गौर करोगे तो फिलामेंट में एक जर्क आता है, हिलता है फिलामेंट।
तो वो जर्क, अगर वो फिलामेंट इतना भंगुर हो गया यानी इतना कमजोर पड़ गया कि नहीं सह पाया तो टूट सकता है। फिलामेंट टूटने के कारण सर्किट ब्रेक हो जाए पुराने बल्ब में, बहुत पुराने बल्ब में। और जो बिल्कुल नया बल्ब है उसका फिलामेंट अभी मोटा है, इवोपरेट नहीं हुआ है, वो ज्यादा रोशनी दे रहे हैं, तो उसके चांसेस है अगर वोल्टेज थोड़ी सी भी ज्यादा आ गई और उस टाइम हमने उस बल्ब को लगाया है, जलाया, तो क्या होगा, फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट डेवलप। तो बिल्कुल नए बल्ब के चांसेस फ्यूज होने के ज्यादा होते हैं, बहुत पुराने बल्ब के भी ज्यादा होते हैं, पर जो थोड़ा जल चुका होता है उसके कम होते हैं। फिलामेंट पतला पड़ चुका है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गई, तो जो हीट डेवलप होगी वो कम होगी। और फिलामेंट अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि टूट जाए झटके से। तो क्या अगली बार जब तुम दुकानदार के पास बल्ब खरीदने जाओगे तो उससे बोलोगे तुम्हारी दुकान पे जो 3 महीने से चल रहा है वो बल्ब चाहिए? तो एक्चुअल में ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि बल्ब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। प्रेजेंट लाइटिंग सॉल्यूशन क्या है? एलईडी बल्ब हम यूज करते हैं आज, एलईडी। अब सीएफएल भी खरीदना बंद कर दिया हमने, अब यूज करते हैं एलईडी बल्ब। तो ऐसी जगह जहां पर चोरी जाने का खतरा हो, बहुत कम जलाना है, या खुद की बिजली नहीं चल रही है, बिजली का बिल खुद को नहीं देना है, तो लोग यूज करते हैं फिलामेंट बल्ब। तो बल्ब की कहानी खत्म, थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं विद्युत कैटली की, इलेक्ट्रिक कैटल, जिसमें पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके मैगी बना लेते हो। मैगी नहीं बनाते, अब क्या बनाते हो? पतंजलि आटा नूडल। लिखोगे अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक कैटल। अब चेक करो कितने बच्चों ने कैटल की स्पेलिंग सी से स्टार्ट की है, और ये सारे बच्चों को अंग्रेजी रोज सुधारने की जरूरत है। रोज 2 वर्ड 3 वर्ड तैयार करो, अच्छा है। सी से जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने क्या लिख दिया? पेड़ों का झुंड। के से स्टार्ट होगा, विद्युत कैटल। एन इलेक्ट्रिक कैटल इज फिटेड विद, इसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं। एन इलेक्ट्रिक कैटल इज फिटेड विद 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स, 2 एलिमेंट है, और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई सा एक चलाएं, दोनों को सीरीज में जोड़ के चलाएं, दोनों को पैरेलल में जोड़ के चलाएं। 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स, फुल स्टॉप। व्हेन coil 1 is switched on, when coil 1 is switched on, हर बार हमें पानी उबालना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें भरते हैं और उसको उबालते हैं। Then water boils in 4 minutes, पानी को उबलने में 4 मिनट लगते हैं। Water boils in 4 minutes, comma, when coil 2 is switched on, then water boils in 6 minutes, 6 मिनट लगते हैं। Then water boils in 6 minutes, comma, then find, तुम्हें पता लगाना है how much time it will take, कितना समय लगेगा। Find how much time it will take to boil the water, comma, if both the coils switched on simultaneously, if both the coils switched on, दोनों को एक साथ काम में ले रहे, switched on simultaneously, connected in first part series, सेकेंड पार्ट पैरेलल। सीरीज में जोड़कर यूज कर रहे हैं, सेकेंड पैरेलल में जोड़कर यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क।
यहां पर तुमको कंसेप्ट डेवलप करना है, इसको तुम स्प्रिंग से लिंक करो, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा स्प्रिंग जोड़कर, तो वो स्प्रिंग और ढीली हो जाती है या कड़क हो जाती है? और ढीली हो जाती है, स्प्रिंग कांस्टेंट और कम हो जाता है। ऐसा ही यहां पर अगर तुमने सीरीज में जोड़ दिया दोनों कॉइल को, तो ये दो स्प्रिंग के जैसा हो गया, दो स्प्रिंग को जोड़ के लंबाई बढ़ाने जैसा हो गया। तो रेजिस्टेंस और बढ़ गया, रेजिस्टेंस और बढ़ गया तो पानी को उबालने में टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, करंट कम होगा। और अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो जैसे सोफा होता है, सोफा में स्प्रिंग्स कैसे लगे? स्प्रिंग देखी सोफे में लगी हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर। सोफे का स्केलेटन देखोगे अगर खुला हुआ सोफा, तो स्केलेटन में क्या नजर आएगा? स्प्रिंग्स। जब तुम बैठते हो तो वो तुम्हारा जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है, तो ये स्प्रिंग्स कैसे लगी हुई है? पैरेलल में। तो पैरेलल में पावर बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसा समझना है, पैरेलल में पावर बढ़ जाती है। तो अगर दोनों को पैरेलल में यूज किया तो कम टाइम लगेगा, जल्दी उबल जाएगा पानी। तो कितना कितना टाइम लगेगा? सीरीज में कितना, पैरेलल में कितना? शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। अगर तुम्हें इस कंपटीशन में ऐसा सवाल करना है तो टाइम का वही होगा जो रेजिस्टेंस का होगा। रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाता है R1 प्लस R2, तो टाइम में क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2, 4 प्लस 6 10 मिनट। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो टाइम का भी क्या होगा? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, 2.4 मिनट, ठीक है। अब बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में कैसे करोगे? लॉन्ग मेथड क्या है? तो हम 4 इक्वेशन फ्रेम करेंगे। उन इक्वेशन को फ्रेम करने का लॉजिक है कि हर बार कैथली को हम सेम वॉल प्लग में लगा रहे हैं बिजली के सॉकेट में, तो हर बार कैथली को मिलने वाला वोल्टेज सेम है 220, और हर बार पानी को उबलना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम उसमें भर रहे हैं और रूम टेम्परेचर से उसको जाना है बॉइलिंग पॉइंट, तो हर बार पानी को उबलना है, सो हीट इज आल्सो सेम। तो मैं 4 सिचुएशन के लिए इक्वेशन H इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T को लिख सकता हूं। वोल्टेज सेम है इसलिए मैंने इसको चुना। V में राइट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन लाइन तुम चाहो तो पहले लगा दो, तुम चाहो तो बाद में लगा दो। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं लिख सकता हूं पहली बार जब कॉइल 1 को स्विच ऑन किया, हीट डेवलप अगर H है तो ये होगी V स्क्वायर अपॉन पहली कॉइल का रेजिस्टेंस R1 मान लिया, 4 मिनट टाइम, इक्वेशन 1। कॉइल 1, कॉइल 2, फिर से हीट सेम डेवलप हो रही है, H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2, 6 मिनट में ही रहने देता हूं, आंसर वापस मिनट में आ जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों कॉइल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। V में कोई चेंज आएगा, H में कोई चेंज आएगा नहीं, सेम वॉल प्लग, सेम हीट, पानी को उबलने। R में चेंज आ गया, R1 प्लस R। टाइम मुझे नहीं पता, पता लगाना है, सपोज TS एज स्टेड फॉर सीरीज। उसके बाद मैंने दोनों कॉइल्स को पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। So what we get? Equivalent resistance R1 R2 upon R1 plus R2 time TP, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं और हमको अननोन TS और TP निकालना है।
फिजिक्स खत्म हो गया, अब आगे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स अपना रोल प्ले करेगी। 1 और 2 को यूज करके हम निकाल सकते हैं R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1। रेशियो ले लो, इक्वेट कर दो, v स्क्वायर कट के R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे रहेगा, 6/4 इज 3/2। अब इस वैल्यू को इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, तो इन दोनों इक्वेशन से R2 खत्म। अब इन दोनों इक्वेशन में R1 के टर्म्स में आ गया। फिर क्या करो, 3 का रेशियो 1 के साथ ले लो। आफ्टर दैट 3/1, इससे तुमको क्या मिल जाएगा, TS इज ओनली अननोन, HH कट गया, v स्क्वायर कट गया, यहाँ पे R1 के टर्म्स में आ चुका, R1 कट गया, ओनली अननोन इज TS, वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद तुम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, अब तुमको क्या मिल जाएगा, TP मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज अपने आप करनी है, जगह छोड़ देना, चौथे पेज या आधा पेज जितना तुम्हें लगे, तो इसको सॉल्व करोगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने सुना है फ्यूज के बारे में। फ्यूज भी धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। घरों में तो फ्यूज की जगह ले लिए एमसीबी ने। एमसीबी के 2 फुल फॉर्म होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी होता है और मास्टर सर्किट ब्रेकर भी होता है, ठीक है। एक मेन यूज करते हैं वो मास्टर सर्किट ब्रेकर, और उसके अलावा मिनिएचर छोटे वाले मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये रीयूजेबल है। फ्यूज में क्या करना पड़ता था, वायर हमें बांधना पड़ता था, कट आउट आते थे। पुराने घरों में आज भी है फ्यूज, और मान लो तुम्हें कहीं पर भी देखने को नहीं मिले, गांव भी नहीं जा सकते, मान लो गांव में आज भी फ्यूज मिल जाएंगे, या गांव में भी चेंज हो गया, तो तुम पुरानी पिक्चर में देख सकते हो। पिक्चर में तुम्हें कटआउट वाला सिस्टम दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, ज्यादा पुरानी पिक्चर तो नहीं है, परिणीता करके पिक्चर आई थी संजय दत्त और विद्या बालन की, उसमें फ्यूज उड़ जाता है और फ्यूज वो संजय दत्त बांधता है, तो वो कौन सा वाला फ्यूज था, कटआउट वाला। फिर जितने भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, कौन से, इन्वर्टर, जितनी भी गाड़ियां व्हीकल्स हैं उनमें भी फ्यूज होता है। टीवी, उसमें फ्यूज है। कैसा फ्यूज है, कांच की पतली सी ट्यूब है, उसमें एक वायर जा रहा है, तो कॉन्टेक्ट साइड। तो फ्यूज का बेसिक फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ओवरलोडिंग से बचाता है। या यूं बोले, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के केस में आग लगने का जो खतरा होता है, उस आग लगने के खतरे से फ्यूज बचा लेता है, अगर प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज वहां लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहां से जो पावर लाइन जा रही है, ये बिजली की लाइन जा रही है, इसमें मान लो एमसीबी नहीं है, फ्यूज वाला सिस्टम। अब तुम्हें मतलब समझना है ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है। कहीं पे मुझे बल्ब लगाना है, तो स्विच ऑन करता हूं तो सर्किट बल्ब के रेजिस्टेंस के थ्रू कंप्लीट होता है। करंट जाती है बल्ब के रेजिस्टेंस में होकर, फिलामेंट ग्लो करता है, रेजिस्टेंस के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे सर्किट शॉर्ट नहीं हुआ। जैसे तुम शॉर्टकट मारते हो ना, कहीं रास्ते में शॉर्टकट मार लेंगे, इधर से कम पड़ेगा रास्ता, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट शॉर्ट होने का मतलब है बिना रेजिस्टेंस के सर्किट कंप्लीट हो जाना। तो बिना रेजिस्टेंस के सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, मान लो बल्ब के पीछे मैंने सिक्का चिपका दिया च्युइंग गम से, अब मैं बल्ब लगा देता हूं, तो बल्ब जलेगा क्या अगर स्विच ऑन करूंगा, नहीं, बल्ब नहीं चला। सिक्के के थ्रू लाइव और न्यूट्रल वायर मिल गए, सर्किट कंप्लीट हो गया, कंडक्टिंग पाथ मिल गया, रेजिस्टेंस कितना है, 0, पूरा का पूरा वायर ही कंडक्टिंग है, तो लार्ज करंट फ्लो होगी। लार्ज करंट फ्लो होगी तो वो जो तार है पूरा गर्म होने लगेगा। अगर प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज नहीं लगा हुआ है, तो फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा।
लार्ज करंट फ्लो होती है। मान लो 1 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज लगा हुआ है, जैसे ही करंट 1 एम्पियर को एक्सीड करेगी फ्यूज उड़ जाए। और मान लो मोटा तार लगा दिया फ्यूज की जगह, तो क्या होगा, पूरी वायर लाइन हीट अप होगी, उसका इंसुलेशन चलेगा, आग लगेगी। ये तो शॉर्ट सर्किट के केस में कई तार भिड़ गए, दो तार के बीच में छपकली आ गई, शॉर्ट सर्किट होता है। कई बार तो सुनते दुकानों में आग लगी बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, प्रॉपर फ्यूज नहीं लगा हुआ तो आग लगती। तो इससे बचाता है फ्यूज। फिर ओवरलोडिंग के केस में कैसे बचाता है, मान लो ये डिवाइस जो है हल्का फुल्का लाइट एप्लीकेशन के लिए है, 3 पिन सॉकेट, हैवी एप्लीकेशंस के लिए नहीं डिजाइन है। क्यों, बिजली का तार अगर मैं बाजार में खरीदने जाऊंगा तो जो तार कम डायमीटर का है उसमें कम तांबा लगा है, कम कॉपर लगा है, वो सस्ता मिलेगा। जो ज्यादा डायमीटर का वो महंगा मिलेगा। तो मेरे को तो ऑप्टिमाइजेशन करना है, मैं अपने घर में बिजली के तार लगाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि इस तार से मुझे सप्लाई ट्यूबलाइट को देनी है या इस तार से मुझे सप्लाई पंखे को देनी है, एसी को नहीं देनी। तो मैं 1 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर लगाऊंगा। नेचुरल सी बात है। मोटा तार नहीं लगाऊंगा, एसी को देनी है तो 8 mm, 8 स्क्वायर mm, 16 mm स्क्वायर मोटा तार लगाऊंगा, ये तो तार गर्म हो जाता है। तो मुझे पहले से पता है कि ये वायर लाइन किस पर्पस के लिए डिजाइन्ड है, अकॉर्डिंगली मैंने कहीं पर पतला तार लगाया, कहीं पर मोटा तार लगाया और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज किया, नहीं तो अननेसेसरी कॉस्ट ज्यादा जाती। सब जगह मोटा तार नहीं लगा सकते, बहुत महंगा पड़ता है। तो अभी मैंने यहाँ पर पतला तार लगाया लाइट एप्लीकेशंस के लिए, और मान लो मैं इसमें एसी लगा दूं या मैं इसमें गीजर लगा के चलाऊं, तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, अब ओवरलोडिंग के केस में फ्यूज कैसे बचा रहा है, जैसे ही वो अप्लायंस ज्यादा करंट खींचेगा, फ्यूज प्रॉपर रेटिंग का तो फ्यूज उड़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है तुम किसी घर में जाते हो, प्रेस लगाते हो या मिक्सी चलाते हो कहीं पर, तो फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज प्रॉपर रेटिंग का उड़ जाएगा। और अगर फ्यूज प्रॉपर रेटिंग का नहीं है, मोटा फ्यूज बांध के रखा है, तो पूरी लाइन गर्म होगी बिकॉज ऑफ लार्ज करंट, और फिर उसका इंसुलेशन जलेगा, फिर से आग लगने का खतरा है। तो इन दोनों सिचुएशन में फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है, फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो तुम लिख सकते हो, क्वेश्चन है फ्यूज पर बेस्ड, शो दैट द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज वायर, तो ये रिप्रेजेंट करना है, शो दैट का मतलब प्रूव करना होता है, प्रूव करना है। शो दैट द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। फ्यूज वायर का फंक्शन उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, ये शो करना है। फुल स्टॉप। आल्सो राइट द फैक्टर्स, आल्सो राइट द फैक्टर्स which should be kept more for selecting a fuse wire, for selecting material for a fuse wire, for selecting material for a fuse wire। कौन से फैक्टर्स को फ्यूज वायर का मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त हमें ज्यादा रखना है, जैसे रेजिस्टिविटी है ज्यादा रखने की, कम रखने की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एप्रोप्रिएट रखना है। तो कौन सा फैक्टर ज्यादा, कौन सा फैक्टर कम, फॉर्मूले से डिटरमाइन करते हैं, रिदम बन गई, कौन सा फैक्टर ज्यादा कौन सा फैक्टर कम, फॉर्मूले से डिटरमाइन करेंगे हम। तो अगर कोई फ्यूज वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें करंट I को फ्लो किया, तो उसमें हीट डेवलप होगी I स्क्वायर R2। फ्यूज वायर तब तक अपना फंक्शन करेगा
मतलब काम करेगा जब तक कि वो मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक नहीं कर देता। मेल्ट होने से सर्किट ब्रेक होता है। तो मेल्ट कब होगा? जब उसका टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं एम एस डेल्टा थीटा। तुमने जब एम एस डेल्टा थीटा को पढ़ा था तो साथ में Q इक्वल टू एम एल भी पढ़ा था। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एम एस डेल्टा थीटा को हम कहते हैं सेंसिबल हीट, ये वो हीट है जो टेम्परेचर बढ़ाती है, और एम एल उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ये वो हीट है जो स्टेट चेंज में काम है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रूम टेम्परेचर से फ्यूज वायर को ले जाएंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट तक। तो तुम लिख सकते हो according to given situation we may write I square RT equal to ms delta theta। जो हीट डेवलप होगी वही उसको पिघलाएगी। I square RT हीट डेवलप होगी, उसको पिघलाएगी, ms delta theta। रेफरेंस साइड में symbols have their usual meanings, ये नई चीज सीखो तुम। कई जगह unnecessary description से हम बच सकते हैं सिर्फ एक लाइन लिखकर कि जो सिंबल हमने इस्तेमाल किए उनके मीनिंग्स क्या हैं? यूजुअल, यानी I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस, T टाइम, M मास, S स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा को स्पेसिफाई कर देते हैं। Delta theta is temperature difference between melting point of fuse wire and surrounding temperature। Melting point of fuse wire and surrounding temperature, ये डिफरेंस। इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूज वायर का फंक्शन मतलब वो टाइम जो उसे मेल्ट होने में लग रहा है, तभी तो एक्चुएट होगा फ्यूज का फंक्शन। तो ये टाइम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मुझे दिखाना है। टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबा फ्यूज वायर है तो भी उतने टाइम में मेल्ट होगा, और छोटा फ्यूज वायर बांधोगे तो भी सेम टाइम में मेल्ट होगा। तो टी को इधर रखा, बाकी सबको ले जाते हैं। मास को लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को टी से लिखा है एस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर। वॉल्यूम को लिखा एरिया इनटू लेंथ, सिलिंड्रिकल फ्यूज वायर ए एल डी एस डेल्टा थीटा आई स्क्वायर, आर को लिखा रॉ एल बाई ए। तो तुमने क्या देखा? एल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, यानी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, एरिया का स्क्वायर हो गया, एरिया पर ग्रेटली डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, वो टाइम करंट पर ग्रेटली डिपेंड कर रहा है, एंड रेजिस्टिविटी। तो फ्यूज वायर के मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए वो भी पता चल गया, और यहां से हमने शो कर दिया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एक लाइन लिख दोगे क्लियरली, टाइम रिक्वायर्ड in melting of fuse wire is independent of its length। Time required in melting of fuse wire is independent of its length। अब वो फैक्टर बताओ जो ज्यादा होना चाहिए, ये पूछा ना, ज्यादा होना चाहिए। रॉ ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा। तो आंसर क्वेश्चन के हिसाब से अगर लिखना है, रेजिस्टिविटी फॉर मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर शुड बी ग्रेटर। Resistivity for material of fuse wire should be greater।
सुबह सुबह एक बच्चे ने राजस्थान बोर्ड का पेपर भेज दिया, बोला सर ये 2016 का पेपर है, तो पेपर आउट कर दिया उसने आरबीएसई का। अफवाहें बहुत फैलती हैं। सीबीएसई का पेपर होना था, एक दिन पहले एक बच्चे ने खबर भेजी सर सीकर में पेपर आउट हो गया है। एक बच्चे ने पिटीशन दायर कर दी, बोला कि वो विनीत जोशी उसके नाम से, मतलब फर्जी बना देते हैं, विनीत जोशी सीबीएसई का चेयरमैन, उसके नाम से कि फिजिक्स का पेपर दोबारा होना चाहिए, पिटीशन दायर करते हैं। हर साल करते हैं, हर साल फिजिक्स के पेपर, पिछले 3 साल से हो रहा है फिजिक्स का पेपर दोबारा होना है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो बस फिर दूसरे रास्ते ढूंढते हैं बचने के, पेपर को ही कैंसिल करा देते, दूसरे बच्चों को और अफवाह फैलाते, बोलते हैं ऐसा हो गया, पेपर आउट हो गया, ये हो गया, तो अफवाहों से भी बच के रहना चाहिए। तो सुबह सुबह पेपर आ गया राजस्थान बोर्ड का, बढ़ गया, पूरे क्वेश्चन दिए हुए लाइन में। अच्छा बच्चा पेड़ से क्या पूछा, सर ये वाला पेपर आएगा क्या? बता देते ना। बाकी फैक्टर रेफरेंस साइड में लिख दो। एक ही लिख दो बस, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो फ्यूज वायर के लिए तुमसे एक नंबर में 2 फैक्टर पूछते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग फ्यूज वायर, तो तुम बोलोगे रेजिस्टिविटी हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो। तो हम एलॉय बनाकर यूज करते हैं, ऐसा एलॉय जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और रेजिस्टिविटी हाई। अगला सवाल, शो दैट, फिर से शो दैट लैंग्वेज है, अभी क्वेश्चन में एक लैंग्वेज आई थी जिसमें लैंग्वेज का मतलब ये था कि ग्राफ बना के बताना है, ठीक है, ये डायग्राम बना के बताना है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते उसको कि ग्राफ बना के बताना है या डायग्राम बना के बताना है। तो तुम्हें क्या गौर करना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, ग्राफिकल मांग रहा है, उसमें लिखा होता है स्केच। फिर भी जब ध्यान से नहीं पढ़ता है बच्चा, एक बच्चे का फीडबैक आया कि सर मैंने स्केच पढ़ा नहीं और मैंने तो क्या किया, थियोरेटिकली उसको डिस्क्राइब कर दिया। 3 ग्राफ पूछे थे उसमें, एसी का क्वेश्चन था, एक नंबर के 3 ग्राफ थे, स्केच द वेरिएशन, तो वेरिएशन स्केच करना था। तो उसने स्केच, उस टाइम पे एग्जाम पे टाइम पे वैसे नर्वसनेस होती, तो अगर हम नॉर्मल नहीं रहे, सहज नहीं रहे, तो कई मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं। यानी उसको ग्राफ बनाना आता था, जिसने थियोरेटिकली डिस्क्राइब कर दिया, नेचुरली उसको ग्राफ बनाना तो आता था, फिर भी नंबर गए। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, वर्ड्स पे गौर करना चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन में पूछा गया। तो शो दैट में फिर से हमको क्या करना है, प्रूव करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कंप्लीट करते हैं, शो दैट फॉर सेम लेंथ and same resistance, for same length and same resistance, we should prefer aluminum wire compared to copper wire, aluminum wire compared to copper wire for ओवरहेड, सर के ऊपर से जो ले जाते तार, ओवरहेड पावर केबल्स, ओवरहेड पावर केबल्स। आजकल तो क्या है कि सारी अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, छत पे भी हम पहले से पाइप डाल देते हैं, जब आरसीसी हो रही होती है प्लास्टिक के पाइप डाल देते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग से पंखे तक तार जाते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पट्टियां होती थी, पट्टी के अंदर तो पाइप डाल नहीं सकते, तो क्या होता था, पैटर्न डालते थे, पैटर्न बाद में लकड़ी की पैटर्न, और उस पे तार जाता था। तो सर के ऊपर जो तार जाएगा, अगर वो भारी है वजन में, तो समय के साथ लटक जाएगा,
लंबे समय के बाद। हाउसिंग बोर्ड के पुराने घरों में देखोगे तो तार लटके हुए मिलते हैं। तो हम वजन कम करने के लिए क्या प्रेफर करेंगे? अगर उतनी ही लेंथ में तांबे के तार की बजाय एल्यूमिनियम का तार लगाया जाए तो वजन में हल्का होगा। हल्का होगा तो उसे प्रेफर करेंगे। तो हमें दिखाना है कि एल्यूमिनियम का तार तांबे के तार के मुकाबले हल्का होता है, सेम रेजिस्टेंस और सेम लेंथ होने के बावजूद। इस क्वेश्चन को शो करें उससे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो मैंने दिखाया था अभी। एक जो दूसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है कि कॉपर वायर है, मैंगनीज वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ भी सेम है। Which wire will be thicker? कौन सा मोटा होगा, कॉपर या मैंगनीज? लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। मैंगनीज तुम जानते हो एलॉय है, तो बताओ मैंगनीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा कि कॉपर की ज्यादा? मैंगनीज की ज्यादा, कॉपर की कम है रेजिस्टिविटी। तो मैंगनीज की रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो नेचुरल है मैंगनीज का रेजिस्टेंस भी सेम लेंथ के लिए ज्यादा होगा अगर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया। पर यहां तो मुझे रेजिस्टेंस बराबर करना है, ज्यादा नहीं, तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा मैंगनीज का। अगर मैंगनीज का रेजिस्टेंस कम करना है तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंगनीज का तार मोटा लेना पड़ेगा अगर उसका रेजिस्टेंस कॉपर के बराबर लाना है सेम लेंथ के लिए। तो व्हिच वायर इज थिकर? मैंगनीज वायर इज थिकर कंपेयर टू कॉपर। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए कुछ डेटा दिया हुआ है तुम्हें गिवन। इसको दो तरह से किया जा सकता है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो मैं तुम्हें क्वालिटेटिवली बता रहा हूं, न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं। तुम्हें दिया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तुमको क्या करना है, रेफरेंस में मार्क करो पेज के हेडर या फुटर पे, रीड द टेबल ऑफ रेजिस्टिविटी गिवन इन एनसीईआरटी। ढूंढना पहले तो रीड द टेबल ऑफ रेजिस्टिविटी गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी मेंशन्ड है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जैसे ग्लास है, ग्लास इज इंसुलेटर, उसकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है 10 की पावर 16 ओम मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पहले बोर्ड में पूछा गया था, अभी आजकल तो आउट ऑफ ट्रेंड है ये क्वेश्चन, पहले कई बार पूछा गया। राइट, डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन, राइट रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर। राइट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर। तो तुम्हारा जवाब होगा 10 की पावर 16 ओम मीटर। इवन जब तुम लैब में जाओगे, मल्टीमीटर पे एक्टिविटी करोगे, तुम अपना खुद का रेजिस्टेंस नाप सकते हो, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नाप के रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं किसी वायर के लिए, अगर उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है। तो तुम खुद का रेजिस्टेंस कैसे नापोगे? मल्टीमीटर में दो टर्मिनल है, एक रेड एक ब्लैक, एक के साथ में पकड़ा एक के साथ में पकड़ा, तो किस ऑर्डर का आएगा? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस किस ऑर्डर का? 100 किलो, 100 किलो का ऑर्डर। वाटर का किस ऑर्डर का? 10 किलो। तो जब हम सूखे हैं और बिजली पे हाथ लगाएंगे तो करंट का झटका उतना नहीं लगेगा जब गीले होने पर हाथ लगाएंगे, क्योंकि जब हम गीले होते हैं, वाटर का रेजिस्टेंस 10 किलो, हमारा रेजिस्टेंस 100 किलो, 10 किलो में 100 किलो आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट इज लेस देन 10 किलो, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा, करंट ज्यादा तो शॉक। एक डेटा दिया, दूसरा डेटा डेंसिटी को लेकर। तुम्हारे एक हाथ में 1 किलो सोना रखते हैं, एक हाथ में 1 किलो लोहा, तो कौन सा हाथ भारी महसूस होगा? दोनों बराबर। तो थ्योरेटिकल आंसर है, प्रैक्टिकल आंसर की बात करें तो जिस हाथ में सोना है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से तुम्हें भारी लगेगा हमेशा, बाइट फोर्स कम लग रहा है, वॉल्यूम कम है। तो 1 किलो सोना तुम्हें 1 किलो लोहे से भारी लगेगा। मौका मिले कभी तो चांदी सोना किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब जो कॉपर है, कॉपर भी एल्यूमिनियम से भारी लगेगा। डेंसिटी ऑफ कॉपर काफी ज्यादा होती है, डेंसिटी के लिए सिंबल यूज करेंगे
डी, रॉ यूज कर चुके हैं। और बहुत ज्यादा अंतर है इसलिए 2 एरो। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मच मोर ग्रेटर कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। अब प्रूव कर देते हैं। एज MAl अपॉन MCu इक्वल टू, मास का रेशियो निकालना, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर। वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ तो सेम है दिया हुआ, सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, तो लेंथ कट गई, बाकी जो हमारे पास बचा, डेंसिटी का डेटा तो हमारे पास है पर एरिया का डेटा नहीं है। एरिया का डेटा निकालने के लिए मैं दूसरा फैक्ट यूज करता हूं कि रेजिस्टेंस सेम है। रेफरेंस साइड में RCU इक्वल टू RAL, और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है रॉ CU अपॉन रॉ L बाई A ACU, लेंथ तो कट जाएगी, रॉ AL लेंथ अपॉन AAL। और यहां से हम रिलेशन लिख सकते हैं कि AAL अपॉन ACU होगा रॉ AL अपॉन रॉ CU, रॉ की टर्म से ये एक्सप्रेशन आ गया। तो तुम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हो कि मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी तो थोड़ी सी ज्यादा है, दिस रेशियो इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, बट दिस रेशियो इज वेरी मच लेस देन 1, सो ओवरऑल इट इज लेस देन। आज के लिए काफी है, तुम घर पे एक एक्सरसाइज कर सकते हो। जो लोग बच्चे रूम लेकर रहते हैं वो देखिए अपने रूम में कितनी लाइट, कितने पंखे, कितने कितने वाट के, और अपना बिजली का बिल महीने का कैलकुलेट करके लाए, फिर मैच कराएं उसको प्रैक्टिकल से।